नमस्कार। मैं लगातार आपको अपनी वीडियो के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के ऊपर अपनी बात रखता रहा हूँ। कुछ छात्र छात्राओं का प्रश्न था कि यूरोप या अमेरिका, वहाँ ज़्यादा अच्छे लीडर्स हो रहे हैं, कंपनी के सीईओ हो रहे हैं, समाज सुधारक हो रहे हैं, आर्थिक जगत के बड़े बड़ी हस्तियाँ हो रही हैं, यानी वहाँ का व्यक्तित्व ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन रहा है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यक्तित्व के विकास को किस रूप में देखता है? ये प्रश्न बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने मुझसे किया है और उसी का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। मित्रों, मुझे अवसर मिला IIM लखनऊ में 2010 में एक कोर्स करने का। तो उस समय जो प्राध्यापक थे वहाँ के, उन्होंने एक SR कोवे की, स्टीफन R कोवे की किताब 7 हैबिट्स की चर्चा की मेरे साथ। और अभी मैं एक सप्ताह पहले देखा हूँ तो वह किताब 3 करोड़ से अधिक बिक चुके हैं और 28 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, जिसमें व्यक्तित्व विकास के ही ऊपर चर्चा है। तो मैंने सोचा इसी किताब के माध्यम से इसमें जो कही गई बातें हैं आपके पास रखता हूँ। उस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ वेरी इफ़ेक्टिव पर्सन्स। उसमें 2 बातें हैं। एक तो उसने कहा कि हैबिट से आदमी आगे बढ़ता है। हैबिट मतलब आदत। बोला कभी कभार आप सोच लेंगे हमको अच्छा बनना है, खूब मेहनत करनी है, कल से हमें कसरत करना है। बोला उससे तात्कालिक होगा, 2-4 दिन करेंगे फिर आप छोड़ देंगे। उसको आदत में बदलना पड़ेगा। आदत, जैसे किसी को आदत होती है चाय पीने की, तलब, वह उसको खोजता फिरता है। किसी को सिनेमा देखने की आदत होती है, टीवी देखने की आदत है, मोबाइल से लगे रहने की आदत होती है। जब भी फुर्सत होता है उसमें टूट पड़ता है। तो स्टीफन R कोवे ने कहा कि जब आदत में आप शामिल कर लेंगे अपने व्यक्तित्व के अच्छाई के गुणों को, तब जाकर के आपका व्यक्तित्व अति प्रभावकारी होगा। उसने वेरी इफ़ेक्टिव बोला, वेरी इफ़ेक्टिव, अति प्रभावकारी व्यक्तित्व, सामान्य लोग नहीं। उसने सीरीज में नाम गिनाए हैं। ये ऐसे लोग जो हैं जो पूरी दुनिया में ख्यात हुए हैं, उन्होंने अच्छे हैबिट्स डेवलप किया, अच्छी आदतों को शामिल किया अपने आप में। तो ये आदत बनाना ये बड़ा काम है, ये कठिन काम है, लेकिन यही एकमात्र उपाय है। यदि लक्ष्य बड़ा है, आप चोटी पर जाना चाहते हैं, आपने बड़े सपने देखा है, उसके लिए त्याग और तपस्या करना चाहते हैं, तो इनको अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा। ये बात उसने लिखा और इसलिए अपनी किताब का नाम ही 7 हैबिट्स, 7 आदतें, ज़्यादा भी नहीं, 7 आदतों की चर्चा उसने की। उसमें उसने कहा 3 आदत जो है स्वयं के बारे में है। एक गाना है ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। पहले अपने आप के ऊपर जय कीजिए, तब दूसरे पर आप विजय कर पाएंगे। तो 3 आदत उसने कहा स्वयं के बारे में। पहली बात कहा प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। होता क्या है, यदि कोई मुझसे वार्तालाप करता है, मान लीजिए मुझे डांट दिया, तो स्टिमुलस हुआ, उसके रिस्पॉन्स में हमें गुस्सा आता है। कोई अच्छे से बोला तो उसके रिस्पॉन्स में हमें मज़ा आता है। तो बोला ये तो एक्टिव होना हुआ। कुछ हुआ तो आप तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए, मुस्कुराए, गुस्सा किए, चल दिए, बैठ गए। लेकिन कहता है नहीं, एक्टिव होने से नहीं होगा, बी प्रोएक्टिव। मतलब अब पॉजिटिविटी के साथ उस पर एक्ट कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। रिएक्ट करने का मतलब है कि आपके रिमोट का जो कंट्रोल है दूसरे के हाथ में है। कोई आलोचना कर दिया, भर दिन गुस्से में आप हैं। आते समय कहीं जाम में फंस गए, पूरा दिन आप गाली देते रहेंगे, अरे यहाँ की व्यवस्था सुधरने ही वाली नहीं है, सारा दिन आपको काम में मन नहीं लगेगा। तो कोवे कहता है कि परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी, आपको बदलना है। तो जो प्रोएक्टिव का परिभाषा वो देता है कि कैसी भी परिस्थितियाँ हो,
हम अच्छा काम करेंगे, हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, ऐसा जो सोचता है वो प्रोएक्टिव होता है। फिर उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, हम आप इस पर गौर भी करेंगे कि कई बार हम आलोचना के लिए बहुत ही मज़ा लेते हैं। आलोचना में सरकार की आलोचना, समाज की आलोचना, पुलिस की आलोचना, शिक्षा की आलोचना, स्वास्थ्य की आलोचना, यही करते रहते हैं। अब किसी चाय दुकान पर जाइए, सब लोग भिड़े हुए हैं, वो चाय वाला भी आलोचना में भिड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि नहीं, इसमें आप समय बर्बाद कर रहे हैं। दो चीज़ें होती है, एरिया ऑफ कंसर्न और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एक होता है आपकी चिंता का क्षेत्र, और दूसरा है प्रभाव का क्षेत्र। बोला चिंता पूरा देश का करते रहिए, बांग्लादेश का कीजिए, नेपाल का कीजिए, अमेरिका का कीजिए। बोला इसमें समय ज़्यादा जाता है आपका, ठीक है, ज्ञान बढ़ता है, चर्चा में मज़ा आता है, रस आता है, लेकिन आपका जो प्रभाव का क्षेत्र है, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहाँ आप काम करते हैं, जिन काम में आप बेहतरी ला सकते हैं, उस पर ज़्यादा सोचिए। आप चाय की दुकान पर जाएं, चाय वाला पूरा चर्चा करेगा कि आजकल चाइना और भारत के बीच क्या हो रहा है, कैसे भारत कमज़ोर है, कहाँ उसको अच्छा होना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के मुख्यमंत्री सबके लिए वो अपना ज्ञान देगा, लेकिन चाय अच्छी बने इस पर नहीं सोचेगा। तो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि वो अच्छी चाय बनावे, ग्राहकों की सेवा करे, उसमें बेहतरी लाए, उसमें उन्नति करे, ताकि लोग कहें कि नहीं सबसे अच्छी चाय की दुकान वह है। वह नहीं करके वो दुनिया भर की चिंता में समय ऊर्जा समाप्त करेगा। तो एसआर कोवे कहता है कि प्रोएक्टिव आदमी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करता है। एरिया ऑफ कंसर्न तो पूरी दुनिया है, और उसी में आप उलझे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहली बात तो ये बताता है। तो बोला तब वो प्रोएक्टिव है। दूसरी बड़ी मज़े की बात वो बताता है कि आपका दिमाग का दो हिस्सा है। इस पर साइंस भी बातें आई हैं, आप पढ़ भी सकते हैं साइकोलॉजी की किताब में या मेडिकल साइंस में और चर्चा है। एक लेफ़्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। लेफ़्ट ब्रेन से हम तार्किक बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, राइट ब्रेन रचनात्मक होता है। तो हम दोनों गुणों को समाहित करें, एनालिटिकल भी बने, कभी कभी सिंथेसिस करें, कभी रचनात्मक बनें, कभी मुस्कुराएं, कभी गीत गाएं और जीवन को बेहतर करें। तो उसने कहा कि ये गुण होता है वो प्रोएक्टिव में होता है। और बोला कि पहला गुण यदि किसी लीडर में होता है तो हमेशा आगे बढ़ के चीज़ों को सकारात्मकता के साथ लेना और उसको लेके चलना, ये पहली बात, पहली आदत कहा उसने। फिर दूसरी आदत कहता है कि हम जो काम करते हैं हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। यह कदम, पहला कदम मेरे लक्ष्य की ओर जाएगा। उसने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि एक बार एक अंत्येष्टि हो रही थी, उसमें वो शामिल हुआ लेखक। तो देखा कि लोग उसका वर्णन कर रहे थे कि अरे वो तो बड़ा ही मित्रवत स्वभाव का था, बड़ा ही सबसे हिलमिल के मिलता था, बड़ा ही ये तो गुण था। तो यदि ये गुण उसमें था तो उसका हर एक्शन उस गुण के पक्ष में रहा होगा। सपोज कि आप एक धनी आदमी बनना चाहते हैं तो हर स्टेप आपका धनार्जन की ओर जाएगा। सपोज कि जब आप स्वस्थ आदमी बनना चाहते हैं तो हर स्टेप में आप सोचेंगे कि स्वास्थ्य की बेहतरी कैसे करें। तो अंत को ध्यान में रख करके काम शुरू करना, यानी लक्ष्य की स्पष्टता। कई बार हम काम करते रहते हैं, फौज में कदम ताल होता है, वहीं पर बायां पैर दाहिना पैर पटकता रहता है, कोई दूरी तय नहीं होती है। हमारे आपके जीवन में भी होता है, लक्ष्य अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, हमको क्लैरिटी की कमी है कि क्या करना है लाइफ में, और किए जा रहे हैं तो हमें वह प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एसआर कोवे कहता है कि दूसरी आदत आप डालिए कि हर काम लक्ष्य को ध्यान में रख करके कीजिए, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। ये कहता है ये दूसरी आदत डालिए। हैबिट नंबर 1 प्रोएक्टिव बने। दूसरा कहता है कि एंड को ध्यान में रख करके, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके काम करें। और तीसरा चीज़ कहता है जिसमें हम लोग काफ़ी पीछे हो जाते हैं कि पहली चीज़ पहले रखें। इसका मतलब प्रायोरिटाइज करें। काम 100 है, सपोज कि 100 रुपये आपके पास है, बाज़ार जाना है और सामान की लिस्ट बहुत है 500 रुपये की, 100 ही रुपया है, तो आप तय करते होंगे ना क्या ज़रूरी है इसमें से लेना। शायद दवा ज़्यादा ज़रूरी है, कपड़ा बाद में भी लेंगे।
या कोई और भी चीज़, खाने का सामान ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे के लिए दूध लेना ज़्यादा ज़रूरी है, और हम अपना घर ही बाद में ठीक कराएंगे। लोग सोचता है ऐसा। उसी तरह अपने जीवन में भी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। बहुत सारे काम हैं आपके लिस्ट में, सारे काम आज संभव नहीं है, तो ऐसे काम से मत शुरू कीजिए जिसकी आज ज़रूरत नहीं है, जिसकी एक सप्ताह बाद ज़रूरत है, थोड़ा बाद में कर लेंगे। ये अपने यहाँ नहीं है। हम किसी भी काम में लग जाते हैं, पूरा दिन तय कर लेते हैं, अंत में ध्यान में आता है कि अरे ये काम तो पहले करना चाहिए। तो वह कहता है कि आदत डालें प्रायोरिटाइज करने का, प्रायोरिटी डिसाइड करने का, क्या प्रायोरिटी है हमारी। और उसमें वो बोलता है कि इससे टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे और सेल्फ मैनेजमेंट भी आप सीख जाएंगे। ये दोनों ज़रूरी है। समय तो सबके पास 24 घंटा ही है, लेकिन अपने आप को समय के साथ जोड़ करके, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया एक व्यक्ति ने कि एक दोस्त ने कहा कि मुझे जिम जाना है लेकिन समय नहीं मिलता, और वहीं देखा कि 2-4 आदमी झगड़े कर रहे थे, उसका झगड़ा देखने के मज़ा में वो 20 मिनट बिता दिया। तो फिर समय है लेकिन उसको मैनेज करना पड़ेगा। इसको केसार को भी कहता है कि प्रायोरिटाइज करना। ये 3 बातें वो कहता है, ये अपने विजय की है, सेल्फ विक्ट्री के लिए जरूरी है अपने भीतर। और 3 बातें कहते हैं दूसरे के विजय के लिए। उसमें चौथा है विन विन सिचुएशन। हम लोग क्या करते हैं अपने संगठनों में, अपने फैक्ट्री में, अपने घर में, हमेशा अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं। बोला ये अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा है कि उसकी भी बात रहे, आपकी भी बात रहे। जब दोनों खुश रहेंगे, दोनों विन विन सिचुएशन में रहेंगे, वो फैक्ट्री ज़्यादा बढ़िया चलेगी, वो स्कूल ज़्यादा बढ़िया चलेगा, वो दफ्तर ज़्यादा बढ़िया चलेगा। हम यदि चाहेंगे कि मैं प्रशासक हूँ, मैं जो चाहूँ वही हो, उसके हित अहित का ध्यान मुझे नहीं रखना है, तो वहाँ वातावरण संतोषप्रद सौहार्दपूर्ण नहीं होगा। तो अच्छे वातावरण हो जिसमें सब लोगों की ऊर्जा आपको मिले, सबका सहयोग मिले, सबको सुखी देखें आप, उसके लिए कहते हैं विन विन सिचुएशन होना चाहिए। आप भी विन, वो भी विन। ये बेस्ट मेथोडोलॉजी है हैबिट, दूसरे को जीतने का और प्रोडक्शन और अपनी लीडरशिप को बढ़ाने का। अगली बात वह कहता है कि पहले आप खुद समझिए दूसरों की समस्या। होता क्या है, कोई आपके पास आता है, तुरंत आप उत्तर देने लगते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई चश्मा लेने आया तो आप अपना चश्मा दे दिए कि इस चश्मा से देखो। हर के आँख का पावर अलग अलग है, वो मेरे चश्मे से ज़रूरी नहीं देखेगा। उसी तरह समझ में भी हमारी समझ से दूसरे के समझ भिन्न होगी। वो अलग सिचुएशन में है जो आदमी अपनी समस्या लेके आया है। इसलिए कोबे कहता है कि पहले अपनी लिसनिंग डेवलप कीजिए, जो कहीं पढ़ाई उसकी होती ही नहीं है। जब आप ठीक से लिसन करेंगे तब उसकी परिस्थिति में अपने आप को रखने की कोशिश कीजिए, और तब यदि आप कोई उत्तर उसको देंगे तो ज़्यादा बेहतरीन उत्तर होगा। नहीं तो अपना ही चश्मा सबको पहनाते रहिए तो शायद आप अच्छा उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर अगली बात वो कहता है कि सब मिलकर के काम करने, सिनर्जी की बात करता है, बहुत ज़रूरी है। कई बार हम खुद ही करते रहते हैं या खुद ही सारी चीज़ लेना चाहते हैं, ऐसी प्रगति नहीं होती। एक छोटी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि एक बार ब्रह्मा जी ने, प्रशस्त कहानी प्रचलित है, कि देव और दानव दोनों को भोजन पर बुलाया। एक कमरे में देवता को खाना परोसा, दूसरे में दानव को, और कहा आप खाना शुरू कीजिए। और ये हाथ को स्टिफ कर दिया, ये मुड़ता ही नहीं था। तो कोई लड्डू उठाए तो ऐसे जाए, मुंह में जाए ही नहीं। पूरे राक्षस लोग नाराज, गाली गलौज पर, ये क्या आपने इनवाइट किया खाने पर, हाथ को टाइट कर दिया, अभी तो मुड़ता ही नहीं है, हम खा ही नहीं पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आए, बोले चलो जरा देवता लोग क्या कर रहे हैं उनका भी देख ले। सब लोग आए देखने। वहाँ क्या देखा, लड्डू उठाया और दूसरे को मुंह में डाल दिया, और वो उसने इसके मुंह में डाल दिया। हाथ नहीं भी मुड़ा तो भी लोग खा रहे थे। ये प्रचलित उदाहरण है। जब सबको लेके साथ चलेंगे, सबकी ताकत को अपने संगठन में समाहित करेंगे, टीम लीडर की तरह काम करेंगे, तो आप ज़्यादा सफल होंगे और आपका व्यक्तित्व अति प्रभावकारी हो जाएगा। तो सिनर्जी, टीम बिल्डिंग करना। फुटबॉल मैच देखते होंगे, कोई एक ही प्लेयर चाहे हम गोल कर देंगे कभी सफल नहीं होगा, और जो मिलके खेलता है, पास देता है उसको, वो उसको आपस में सिनर्जी क्रिएट करता है, टीम की भावना लाता है, वो सफल होता है। तो कोबे कहता है
कि ये जो छठा गुण है, छठी हैबिट जो आपको डेवलप करनी है, वो सिनर्जी क्रिएट करने का। और अंतिम बात, वो सातवीं बात कहता है कि भाई जीवन के इम्प्रूवमेंट का समय मरते दम तक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वो ज़्यादातर उदाहरण देता है लकड़ी के काम करने वाले का। लकड़ी का काम करने वाला जब लकड़ी को काटता है तो अपनी आरी को बार बार तेज करता है। कहता है बड़ा शानदार उदाहरण है, हम भी अपने दिमाग को, अपने शरीर को बार बार इम्प्रूव करें, बार बार रिन्यूअल करें, किताबें पढ़ें, चर्चा करें, सोचें, स्वास्थ्य अच्छा करें, मुस्कुराएं, हंसें और जीवन को हमेशा इम्प्रूव करते रहें, तो हम अति प्रभावकारी व्यक्तित्व बन पाएंगे। मैं संक्षेप में एस.आर. कोवे की बातों को रखा। आप और ज़्यादा पढ़ करके ज़्यादा बेहतर समझदारी कायम कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व प्रभावकारी बने, मेरी शुभकामना है। धन्यवाद, नमस्कार।